सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस लेक्चर में जलियांवाला बाग कांड के आगे की कुछ प्रमुख घटनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में लगभग स्टार्ट हुआ था। क्या था इसके बारे में चलिए देखते हैं। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा था। जो विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक था, तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का जो था वो खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुस्लिमों को गहरा आघात पहुंचाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी द्वारा तुर्की पर जो है अत्याचार किए गए थे, तो मुस्लिमों पर आघात पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो भारत में बनी थी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, मतलब इनको प्रमुख बना दिया गया। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया कि हम असहयोग करेंगे, कोई भी सरकारी काम में सहयोग नहीं देंगे। ठीक है, परंतु 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 31 अगस्त 1920, याद रखिए डेट, 31 अगस्त 1920। इस दिन खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। गवर्नमेंट की किसी भी रूप में हम मदद नहीं करेंगे, ना टैक्स भरेंगे, ना वहां के ऑफिसर्स जो होंगे वो भी नहीं जाएंगे, ना किसी भी उनकी योजनाओं में पार्ट लेंगे, किसी भी काम में उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये खिलाफत आंदोलन चला और उसमें असहयोग आंदोलन को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, ये जो खिलाफत आंदोलन था, इस आंदोलन का विरोध चित्तरंजन दास जी ने किया। क्यों किया? उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। विधान परिषद का वो बहिष्कार नहीं चाहते थे। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, जीएस खरपटे ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वो उसके समर्थन में थी खिलाफत के। अच्छा, दिसंबर 1920 में क्या हुआ? नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से फिर पारित कर दिया गया असहयोग आंदोलन। अबुल कलाम आजाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। इस आंदोलन के प्रचार में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का संयुक्त जो मिला जुला रूप था, उसको अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। 1920 ईस्वी में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। पहले तो चाहते थे खलीफा का उत्पीड़न ना हो, लेकिन कमाल पाशा की बनी सरकार ने ही खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तब ये जो खलीफा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920 में जो स्टार्ट हुआ, जो खिलाफत आंदोलन के साथ में ही स्टार्ट हुआ और असहयोग एज अ टूल यूज करने की प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो पहला हम पॉइंट इसमें देखते हैं, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन। जो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की, उसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। जैसे जो भी केंद्रीय सरकार के ब्रिटिश सरकार के अनुसार जो इंस्टीट्यूट चलते थे, उनको बहिष्कार किया गया। वकीलों के द्वारा न्यायालयों का जो जस्टिस थे, है ना, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी द्वारा अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत ने सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर
संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। असहयोग के बाद अब आई सविनय अवज्ञा आंदोलन की बारी। परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने क्या किया, 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी अत्यंत आहत हुए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये डेट आ सकती है 12 फरवरी 1922 को, मतलब वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले जो ये असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। अब असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया चोरा चोरी कांड के बाद। अब स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, स्वराज पार्टी का गठन 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, जो जी सचिव थे, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, एनसी केलकर थे, द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की गठन की गई। कहां की गई? इलाहाबाद में, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज, है ना। तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी का? कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना। भाई कांग्रेस के अंदर रहेंगे तभी तो कुछ ना कुछ मांग कर पाएंगे, अगर बाहर रहेंगे आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए इसके अंदर रहकर विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की गठन की मांग उठाना और मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना, जैसा कि आजकल भी होता है कि अपना कार्य करते रहो और विधानसभा में बैठे रहो वरना बाधा डाल दो। तो 1925 ईस्वी को चित्तरंजन दास की मृत्यु के हो जाने पर स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई। 1923 में गठित 2 साल बाद दास जी की मृत्यु हो गई, इससे पार्टी शिथिल पड़ गई। अब देखते हैं अगले महत्वपूर्ण घटना, गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924। अब गांधी जी भी इधर शांत नहीं रहे, है ना। पहले तो 6 साल वो जेल में डाल दिए गए थे असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। 12 फरवरी को उन्होंने समाप्त किया, वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण, और फिर 6 वर्ष कारावास में डाले गए। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी फरवरी 1924 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिए गए। ये बात हुई। नवंबर 1924 में ईस्वी में गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1924 को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग जो है, जो हम हेल्प नहीं करेंगे सरकार की, ऐसा कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। तो जो ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, इसको दे दिया गया कार्य कांग्रेस का कि आप काम करिए अभिन्न अंग के रूप में। और महात्मा गांधी की जिम्मेदारी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे का प्रचार करने का कार्य दिया गया। मतलब 6 साल कारावास में रहने का आदेश दिया, उससे पहले ये छूट गए और ये बता दिया अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। भाई जेल से इसीलिए छोड़ा गया किन्हीं शर्तों पे कि आप ये असहयोग वाला काम नहीं करेंगे जाके। अब ब्रिटिश अधिकारियों ने आदेश दिया तो इन्होंने कह दिया ठीक है हम अब चरखा बेचेंगे जाके। संपूर्ण देश में चरखे का प्रचार करने का आदेश दिया गया ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने के लिए, है ना। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में की गई। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि कि ये पैक्ट हुआ है गांधी और दास के बीच में पैक्ट, और बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1924 में, इसमें इसकी पुष्टि कर दी गई। ये बातें हैं जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी थे। बेलगांव के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी स्वयं थे। अब देखिए 1924 में तो ये गांधी दास हुआ, 25, 26, 27 3 साल बाद आ गया साइमन कमीशन। ये बहुत ही मुख्य है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया। देखिए इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन, ये थे अधिकारी वहां के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले
आयोग की स्थापना की और सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। कांग्रेस ने इसे स्वायत्त कमीशन कहा। भाई कांग्रेस ने कहा इसमें तो सब गोरे लोग हैं, ब्रिटिश के लोग हैं, स्वायत्त कमीशन कह दिया। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को क्या हुआ, इस आयोग की स्थापना हुई और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो ये इरविन का नाम ध्यान रखिए, कमीशन साइमन कमीशन से कमीशन का ना साइमन का नाम और इरविन का नाम, तो याद रखिए साइमन कमीशन जब हुई तो इरविन थे, साइमन इरविन। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत के व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं और यदि दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या हो। साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का गठन किया गया कि किस तरीके विधिक बने जिसमें भारतीयों से भी सहयोग लिया जा सके। और आयोग के सदस्य थे सर जॉन साइमन, अध्यक्ष थे ये तो। क्लाइमेंट इटली, इनका भी नाम आपने सुना है, जिन्होंने अर्धनंगा फकीर कहा था गांधी जी को। और हेनरी लेवी लासन और एडवर्ड कार्डोगन और वेरनोन हार्शोन, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड। तो ऐसे याद रखिए कि साइमन में कौन कौन लोग थे। तो मेन तो थे साइमन ही, और उसके बाद क्लाइमेंट इटली जिसने अर्धनंगा फकीर कहा, और दूसरे लासन, लासन जैसे जैसे लासन समझ रहे होंगे आप, दो वर्ड होते हैं लासन, तो लासन याद कर सकते हैं, कार्डोगन, एडवर्ड कार्डोगन, और हार्शोन थे ये, और फॉक्स थे, लोमड़ी टाइप का कुछ था, और डोनाल्ड हावर्ड थे, तो डोनाल्ड ट्रंप आप याद रख सकते हैं। ये साइमन के अध्यक्ष थे, ये तो अध्यक्ष थे, बाकी सभी चेले चापड़ थे इनके। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसका कारण भारत में इसे कमीशन का तीव्र विरोध किया गया। दिसंबर 1927 ईस्वी को एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फिर मद्रास में 1927 में, जब ये साइमन कमीशन बनाया जा रहा था या बनाया जा चुका था, जिसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि भैया हमें ये पसंद नहीं इनकी कहानी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर मुस्लिम लीग में 1928 में विवाद हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर मुस्लिम लीग में 1928 में बहिष्कार हुआ। एक गुट मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, मोहम्मद शफी थे, उनके नेतृत्व में साइमन कमीशन के पक्ष में था, और मुस्लिम लीग से अलग हो गए ये लोग। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे तो इसके खिलाफ अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। काले झंडे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कब लगाए गए? 3 फरवरी 1928, एक साल बाद फरवरी वाले दिन। फरवरी ही इनका इंटरेस्टिंग दिन रहता है, वैलेंटाइन डे के आने वाले ही होता है, तभी ये कुछ काम करते हैं। तो 1928 में देख लीजिए, फिर 3 फरवरी को इन्होंने तड़बड़ काटा और काले झंडे दिखा दिए। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने लाठीचार्ज किया गया। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू पे और गोविंद वल्लभ पंत पे लाठीचार्ज किया गया, इन पे लाठी ठोकी गई। फिर लाहौर में लाठी चोट के कारण 30 अक्टूबर 1928 को घायल हुए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लखनऊ में तो इधर ये मार खाए दोनों लोग, और लाहौर में ये लाला लाजपत राय मार खा गए, और इनका निधन हो गया 17 नवंबर 1928 को। अब देखते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था 1927 में, और नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था। तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख सिफारिशें अभी हम देख लेते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन में 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। प्रमुख सिफारिशें थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्रों में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना प्रदान किया जाए। बताइए, ये तो बहुत ही गलत बात है। और उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाए और उड़ीसा व सिंध को अलग प्रदेश बना दिया जाए। प्रांतीय सरकार और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों को हित के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि सब तोड़ फोड़ की इनकी राजनीति थी। और 1928-29 के बीच में साइमन 2 बार भारत आए। कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व सुझाव दिया कि रिपोर्ट पर विचार विमर्श हेतु गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हो।